बच्चों नमस्कार। आपका बायोटिक चैनल में स्वागत है। जैसा कि बच्चों इस समय जो है साइटोलॉजी का आज पार्ट जो है वो 11 है वो, और इसके पहले आपको अगर करना हो तो इसके पहले आप लिंक जो दिया गया उसे जाकर के वीडियो में आप देख सकते हैं वो। तो बच्चों जैसा कि साइटोलॉजी का आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है और जिसको कहते हैं न्यूक्लियस कहते हैं वो, ये न्यूक्लियस होता है वो, और न्यूक्लियस को हम कहते हैं ब्रेन ऑफ सेल। न्यूक्लियस जो होता है इसको कहते हैं ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं वो, और इसको कहते हैं इंजीनियर ऑफ सेल कहते हैं वो। इंजीनियर ऑफ इसे सेल भी कहा गया है वो। अच्छा, ब्रेन ऑफ सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि कंट्रोल करता है वो। और सेकंड, इंजीनियर ऑफ सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि जिस प्रकार से फैक्ट्री का इंजीनियर होता है और पूरे फैक्ट्री पर कंट्रोल करता है, उसी प्रकार से जो होता है ये जो होता है पूरे सेल माने कि सेल पर पूरे कंट्रोल करने का काम करता है। और ये जेनेटिक मटेरियल को क्या काम करता है, माने जेनेटिक मटेरियल होते हैं और वो जेनेटिक मटेरियल पेरेंटल कैरेक्टर को ट्रांसफर करते हैं जनरेशन टू जनरेशन जो है वो। अब आती बच्चों, एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन। और रॉबर्ट ब्राउन जो है 1831 ईस्वी, और इन्होंने सबसे पहले जो है वो न्यूक्लियस का इन्होंने पता लगाया। अब आती है न्यूक्लियस जो होता है यह एक डेवलप्ड सेल ऑर्गेनेल्स है वो। डेवलप्ड सेल ऑर्गेनेल्स होता है माने विकसित कोशिकांग है ये। अब आती है कि डेवलप्ड सेल ऑर्गेनेल्स क्यों कहा गया है? क्योंकि यह सिर्फ यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ही मिलता है और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में इसका अभाव होता है, माने मीन्स नहीं पाया जाता है वो। अब आती है कि इसकी जब हम जिस समय हम नंबर की बात करते हैं तो नंबर जो होता है वह प्रायः जो होता है 1 होता है, माने मीन्स एक सेल में जो होता है न्यूक्लियस की संख्या 1 होती है वो। तो जब एक सेल में एक संख्या होती है इसको हम मोनोकैरियन कहते हैं वो, मोनोकैरियन कहलाता है वो। लेकिन कुछ एनिमल जैसे कि एक होता है पैरामीशियम होता है वो, पैरामीशियम। तो पैरामीशियम जो होता है ये देखिए पैरामीशियम है ये, इसमें 2 न्यूक्लियस होता है वो, एक बड़ा न्यूक्लियस होता है और एक छोटा न्यूक्लियस होता है वो। तो जो बड़ा न्यूक्लियस होता है इसको हम माइक्रो न्यूक्लियस कहते हैं वो, और जो छोटा न्यूक्लियस होता है बड़ा एक्टिव होता है और उसे हम माइक्रो न्यूक्लियस कहते हैं वो। अब आती है कि जिस समय सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते जो है वो, उस कंडीशन को इसको हम सिनोसिटिक कंडीशन कहते हैं वो, सिनोसिटिक कंडीशन कहते हैं। और इस प्रकार का जो सेल होता है इसको हम सिनोसिटिक सेल कहते हैं वो। अब आती है बच्चों की इसमें ये जो बात रही नंबर और पोजीशन की, अब आता है कि इसका स्ट्रक्चर। तो जिस समय बात करते हैं कि इसके पार्ट, तो न्यूक्लियस के 4 पार्ट होते हैं वो। न्यूक्लियस जो होता है 4 पार्ट होते हैं। नंबर वन होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और कैरियोथीका कहलाता है वो, कैरियोथीका, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और कैरियोथीका कहलाता है। और नंबर सेकंड होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसे हम कैरियोप्लाज्म कहते हैं वो, न्यूक्लियोप्लाज्म और कैरियोप्लाज्म कहते हैं। और नंबर थर्ड होता है न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलस। और नंबर फोर्थ होता है क्रोमैटिन रेटिकुलम होता है वो। तो माने मीन्स इसके 4 पार्ट होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और कैरियोथीका,
न्यूक्लियोप्लाज्म और कैरियोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियोलस होता है और फोर्थ होता है क्रोमैटिन रेटिकुलम होता है वो। तो ये तो रही बात कि इसके 4 पार्ट होते हैं वो। अब आती है कि जब इसके हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की बच्चों, तो इसमें क्या होता है कि इसका स्ट्रक्चर देखते हैं वो। तो इस केस में क्या होता है कि सबसे देखिएगा इस टाइप से सेंटर पर, ये देखिए यहां पर ये देखिए, ये पोर्शन है ये। तो इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोल कहलाता है वो, न्यूक्लियर पोल होता है वो। इसके बाद क्या होता है, ये जो मेम्ब्रेन होती है इसको कहते हैं आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और यहाँ पर राइबोसोम के दाने लगे हुए होते हैं इस आउटर पोर्शन पर। और जो नीचे वाला मेम्ब्रेन होता है इसको कहते हैं इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं वो। और ये मेम्ब्रेन जो होता है वही यूनिट मेम्ब्रेन है जो कि लिपिड और प्रोटीन से मिलकर के बना होता है वो। अब आती है कि इसके बाद क्या होता है, यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर जो होता है ये पोर्शन, इसको न्यूक्लियोलस कहते हैं वो, न्यूक्लियोलस कहलाता है। और इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो होता है क्रोमैटिन, माने क्या मतलब कि इस पोर्शन पर देखेंगे यहाँ पर तो 2 प्रकार के रेटिकुलम पाए जाते हैं जो। एक तो रेटिकुलम ऐसा होता है जिसको कि हम हेट्रोक्रोमैटिन कहते हैं, हेट्रोक्रोमैटिन कहलाता है। और सेकंड जो होता है उसको हम यूक्रोमैटिन कहते हैं, यूक्रोमैटिन कहलाता है। मीन्स क्रोमैटिन जो होता है उसके 2 पार्ट होते हैं, हेट्रोक्रोमैटिन होता है और यूक्रोमैटिन होता है। और जिसमें माने कि डूबे हुए होते हैं उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म, उसको जो होता है हम न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोप्लाज्म इसको कहते हैं वो। अब आती है कि इसमें जिस समय हम बात करते हैं कि ये न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है तो पहला होता है इसके 4 पार्ट हो गए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और क्रोमैटिन रेटिकुलम के 2 पार्ट हो गया, यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन हो गया, थर्ड न्यूक्लियोलस हो गया और फोर्थ होता है न्यूक्लियोप्लाज्म जिसको कैरियोप्लाज्म कहते हैं। अब आती है कि न्यूक्लियोलस के भी पार्ट होते हैं। इसमें क्या होता है कि पहला होता है पेरी न्यूक्लियर क्रोमैटिन होता है जो कि पेरीफेरी होता है। इसके बाद जो होता है देखेंगे मैट्रिक्स पार्स एमार्फा होता है। जो इसके बाद क्या होता है ग्रेनुलर पोर्शन होता है जिसको कि राइबोसोमल प्रिकर्सर कहते हैं और जो कि राइबोसोम को जन्म देता है। और इसके बाद कुछ इसमें अंदर देखेंगे फाइब्रल पोर्शन होता है जो कि फाइबर के आकार के होते हैं। और इसके बाद इसमें कुछ नलिकाएं अंदर की ओर जाती हैं जिसको कि इंट्रा न्यूक्लियर क्रोमैटिन कहते हैं। मीन्स क्रोमैटिन इसमें 2 प्रकार के होते हैं। एक ऐसा क्रोमैटिन होता है जो कि पेरीफेरी होता है, माने परिध पर होता है, उसको हम पेरी न्यूक्लियर क्रोमैटिन कहते हैं। और जो अंदर वाला होता है उसको हम इंट्रा न्यूक्लियर क्रोमैटिन कहते हैं। अब आती है ये स्ट्रक्चर जो होता है न्यूक्लियोलस का स्ट्रक्चर है वो। ये स्ट्रक्चर जो होता है ये न्यूक्लियोलस का है वो। और न्यूक्लियोलस की खोज फॉन्टाना, इसकी खोज जो है फॉन्टाना नामक वैज्ञानिक ने किया। अब आती है इस न्यूक्लियोलस में जो होता है 85% प्रोटीन, 10% RNA और 5% जो होता है इसमें DNA मिलकर के बना होता है।
अब आती है कि अगर हम शुष्क भाग देखते हैं तो ये न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, इसमें प्रोटीन 70% और बाकी शेष में फास्फोलिपिड और सब वाटर वेट सब मिलते जो है वो। अब आती बच्चों न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का कार्य क्या होता है वो। तो न्यूक्लियस का कार्य होता है कि इसमें एक जेनेटिक मटेरियल मीन्स माने इसमें जेनेटिक मटेरियल जो होता है ये क्या काम करता है, पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने का ये काम करता है वो। बच्चों इसमें क्या होता है कि एक इसमें जो है वो माने किस प्रकार से कंट्रोल करता है। तो एक साइंटिस्ट है हाइमरलिंग, एक साइंटिस्ट है माने मीन्स क्या होता है कि इसकी कंट्रोलिंग कैसे होती है, माने किस प्रकार से लिविंग पर कंट्रोल करता है वो। तो एक साइंटिस्ट थे हैमरलिंग साइंटिस्ट, हैमरलिंग। तो हैमरलिंग ने जो है एसिटेबुलेरिया, एसिटेबुलेरिया, तो एसिटेबुलेरिया जो होता है एक कोष की शैवाल होता है वो, इसी पर इसने अपना एक्सपेरिमेंट किया। तो इसकी दो जातियां पाई जाती हैं, एसिटेबुलेरिया मेडिटेरेनिया, मेडिटेरेनिया, और सेकंड होता है एस्टिबुलेरिया क्रेनुलेटा होता है जो है, माने इसकी दो जातियां पाई जाती हैं वो। अब आती है कि एस्टिबुलेरिया मेडिटेरेनिया जो होता है इसकी जो कैप होती है वो प्लेट के आकार की होती है वो, माने एक कैप हो गया और इसके बाद जो होता है नीचे यहाँ पर ए स्टाक हो गया और यहाँ पर देखेंगे ये राइजोइड्स हो गया, राइजोइड्स कहते हैं वो, और यहाँ पर ए न्यूक्लियस हो गया, ए न्यूक्लियस हो गया, एक स्टाक हो गया और एक कैप हो गया और ये क्या होता है राइजोइड्स होता है वो, राइजोइड्स है ये। तो वास्तव में जो मेडिटेरेनिया होता है उसकी कैप प्लेट के आकार की होती है वो, और जो क्रेनुलेटा होता है उसकी कैप जो होती है ऐसे ब्रांच होती है, माने ऐसे ब्रांच होती है। तो करते क्या है कि एक्सपेरिमेंट करते क्या है, जैसे मान लीजिए कि आप इतना पोर्शन माने मेडिटेरेनिया वाला इतना पोर्शन कटअप कर दीजिए और इतना पोर्शन इसका ला करके यहाँ पर जोड़ दीजिए जो है वो। तो जिसका न्यूक्लियस होगा उसी का यहाँ पर कैप बनता है, माने इतना पोर्शन जिसे ला के यहाँ जोड़ देंगे तो होगा क्या कि जिसका न्यूक्लियस होगा उसी का फॉर्मेशन होता है। इससे सिद्ध होता है कि न्यूक्लियस जो होता है वो पूरे सेल पर कंट्रोल करने का काम करता है और वही जेनेटिक मटेरियल को क्या करता है वो आगे बढ़ाने में हेल्प करता है वो। तो बच्चों एक केस के बारे में रहा, तो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूक्लियस जो है वो। अब अगला हेडिंग आएगा सेंट्रोसोम, माने अगला आएगा तारककाय आएगा जो है वो, सेंट्रोसोम या तारककाय। सेंट्रोसोम या सो कहते हैं तारककाय। देखिए तो वास्तव में क्या होता है कि सेंट्रोसोम या उसको हम तारककाय कहते हैं, सेंट्रोसोम या इसको हिंदी में तारककाय कहते हैं वो। तो बच्चों तारककाय जो होता है यह एक विकसित कोशिकांग है वो, जो कि तो एनिमल सेल मिलता है वो। अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो एल्गी, एल्गी में भी रोडोफाइसी, रोडोफाइसी जो होता है माने रेड एल्गी में ये नहीं मिलता है वो, और बाकी एल्गी में भी खैर जो है वो रोडोफाइसी और साइनोफाइसी नहीं मिलता है वो, और बाकी सारे एल्गी मिलते हैं। इसके अलावा मांस मिलता है वो, फर्न में मिलता है वो, और बाकी एनिमल सेल में जैसे मान लीजिए कि सेल हो गया तो सेल में न्यूक्लियस के ऊपर यहीं पर सेंट्रोसोम मिलता है वो। अब आती है कि जब इसकी हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम जो होता है यह दो जोड़ी, जैसे मान लीजिए सेल हो गया, ये सेल हो गया तो ये न्यूक्लियस हो गया, तो न्यूक्लियस के ठीक यहाँ पर देखेंगे तो ये दो जोड़े उल्टे कैपिटल टी के आकार के, इसको सेंट्रियोल कहते हैं वो। ये जो होता है सेंट्रियोल कहलाता है वो। इसके चारों ओर एक स्वच्छ घेरा होता है वो,
इस घेरे को हम सेंट्रोस्फीयर कहते हैं। वो सेंट्रोस्फीयर का कहा जाता है। और यहाँ पर जो होता है एस्ट्रल रेज, इसको हम एस्ट्रल रेज कहते हैं। वो अब आती है कि ये जो होता है सेंट्रियोल जो होता है, सेंट्रोस्फीयर जो होता है, एक पदार्थ उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेंस। इलेक्ट्रॉन डेंस में जो होता है एक डूबे हुए होते हैं। वो अब आती है कि प्रत्येक जोड़े का जो माने कि सेंट्रियोल होता है, इसको हम डिप्लोसोम कहते हैं। वो डिप्लोसोम कहलाता है। वो अब आती है कि इसको अगर काटा जाए तो बुलक कार्ट व्हील, माने कि बैलगाड़ी के पहिए के समान जो होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो यहाँ पर 9 ट्रिपलेट मिलता जो है। वो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे जो है वो 9 ट्रिपलेट मिलता जो है। वो और बीच में 2 हब होता है। वो एक का ए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ए बी सी हो गया, तो एक का ए दूसरे के सी से क्या होता है, ये जुड़ा हुआ होता जो है। वो और यहाँ पर जो होता है ये देखिए से जुड़ा हुआ होता है। वो तो यहाँ पर देखेंगे तो बुलक कार्ट व्हील बन जाता जो है। वो इसको कहते हैं 9+2 पैटर्न कहलाता है। अब आती है सेल डिवीजन के समय क्या होता है, यहाँ से टूट जाता है। वो टूट करके आधा पोर्शन यही रह जाता है और आधा पोर्शन यहाँ पर पहुंच जाता है, फिर दूर, और फिर अंत में यहाँ पहुंच जाता है और 2 पोल का फॉर्मेशन करता है। और इस प्रकार से बच्चों सेल डिवीजन में ये हेल्प करता है। इतना ही सेंट्रोसोम के बारे में कहा। अगला है गुणसूत्र, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। धन्यवाद।